हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो दिस इज द लेक्चर 4 फॉर ग्रुप थ्योरी। इसमें हम प्री रिक्विजिट्स देखेंगे जिन जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी फाइनाइट ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो हमारा एक फाइनाइट ग्रुप होता है जेड एन से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें हमारा जो ऑपरेशन होता है उसको हम एडिशन मॉड्यूलो एन कहते हैं। इस तक कैसे पहुंचे हम, यहाँ तक क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला थ्योरम है, लेमा है, जो आपने पढ़ा है, आपकी 11th 12th की बुक्स में भी है, जो कहता है डिवीजन एल्गोरिदम लेमा। 10th में है शायद, राइट। डिवीजन एल्गोरिदम लेमा ये क्या कहता है कि अगर आपके पास ए एक इंटीजर है और एन अगर आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपके पास दो यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे। पहला एक क्यू एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर सच दैट a इज इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर। और r के ऊपर हमारे क्या होता है, बाउंड होता है कि ये जो r है ये हमारा 0 से लेकर कहाँ तक हो सकता है, n तक हो सकता है, n से स्ट्रिक्टली लेस होगा। ठीक है, ये हमारा बाउंड होता है r के ऊपर। ये डिवीजन एल्गोरिथम लेमा आपने पढ़ा है। तो यहाँ से बेसिकली हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर है और हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर n है, तो हम उसके लिए किसी भी a के लिए हम एक फिक्स n ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया 5, n हमने ले लिया 5। तो अब अगर मैं z के सेट से कोई भी इंटीजर उठाऊं, 10, 100, 50, 51, 68, कुछ भी इंटीजर उठाऊं, -100, तो उनके लिए मेरे पास क्या क्या एग्जिस्ट कर जाएगा, मेरे पास एक q एग्जिस्ट कर जाएगा और एक r एग्जिस्ट कर जाएगा, सच दैट वो जो नंबर है a उसको मैं 5q प्लस r फॉर्म में लिख पाऊंगी। और ये जो r होगा रिमाइंडर होगा, r बेसिकली रिमाइंडर होगा। देखो, अगर आप जब डिवीजन करते हो, यहाँ पर आपने 55 लिखा है, 551 लिखा और यहाँ पर आपने 5 लिखा है, तो डिवीजन जब करते हैं तो 5 से आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, कोशेंट आएगा, राइट। और यहाँ पर आपका क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। तो आपने देखा कि 551 को कैसे लिखा जा सकता है, 5 इंटू द कोशेंट, आपके पास एक यूनिक कोशेंट आएगा। ये तो है नहीं एक बार आपके पास 11 आ जाए और एक बार 12 आ जाए, नहीं, 11 है तो 11 ही आएगा। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया, आपके पास क्वोशंट। इन प्लस करके आप क्या लिखते हो, ये रिमाइंडर। अब आप जब डिवाइड कर सीखा होगा आपने, तो आपने सीखा कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा आपका 5 से छोटा होता है। और क्या रिमाइंडर कभी नेगेटिव आ सकता है? नेगेटिव कब आएगा, जब तुम्हारा ये नीचे वाला बड़ा हो जाए। नीचे वाला बड़ा क्यों लोगे, डिवीजन का क्या एल्गोरिदम है, डिवीजन तुम डिवाइड करते हो जब, तो हमेशा क्या लेते हो, या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो, इससे बड़ा तो लेते नहीं हो। तो रिमाइंडर आपका ना तो कभी नेगेटिव आ सकता है, और रिमाइंडर आपका हमेशा 0 से लेकर उस नंबर से छोटा, स्ट्रिक्टली लेस ही होता है। ठीक है, तो आपके पास एक Q और एक R हमेशा एग्जिस्ट कर जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आया कि N अगर मैं 5 लेकर चल रही हूं, तो रिमाइंडर के लिए पॉसिबल चॉइसेस क्या होंगी, R आपका 0 से लेकर 5 तक हो सकता है, हमने N बाउंड बताया। तो R क्या क्या हो सकता है, R 0, रिमाइंडर 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है और 4 बच सकता है। ठीक है, R भी एक इंटीजर है, Q भी एक इंटीजर है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। अगर मैं किसी भी इंटीजर को, कोई भी इंटीजर उठा के लाइए, आप उसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा। इतनी चीज यहां से क्लियर है डिवीजन एल्गोरिदम लेमा से। ये हमें क्या बता रहा है कि हर एक इंटीजर के लिए कोई भी आप n लेंगे तो आपके पास एक यूनिक q और r की एग्जिस्टेंस ये दे रहा है, यूनिक q और यूनिक r की एग्जिस्टेंस दे रहा है। ओके, अब आपने पढ़ा है रिलेशन। ठीक है, रिलेशन पढ़ा आपने 11th 12th में। वहां पर आपने एक रिलेशन पढ़ा था कि a इज रिलेटेड टू b, a इज रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स a माइनस b। इस टाइप के आपने रिलेशन पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर n आप कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, मैं यहाँ पर n 5 ही लेकर चल रही हूँ। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ कि a b से रिलेट करेगा इफ एंड ओनली इफ 5 डिवाइड्स a माइनस b। यहाँ पर a और b हम कहाँ से ला रहे हैं, इंटीजर्स के सेट से ला रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये रिलेशन डिफाइन किया है, तो आपको ये बताना है क्या ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। पढ़ा है रिलेशन के टाइप्स, हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करते हैं,
कि ए क्या ए से रिलेट होगा, क्या ए कॉमा ए इस आर में जाएगा या नहीं जाएगा, यही चेक करना है। तो हमें पता है कि 5 जो है वो 0 को डिवाइड करेगा। अब a माइनस ए किसी में से वही माइनस कर दिया तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका मतलब a खुद से रिलेट हो जाएगा, a इज रिलेटेड टू a, इसका मतलब हमारा ये जो रिलेशन है r रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। जल्दी से खुद से बताओ कि क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट, सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि इफ a कॉमा बी हमारा r में जा रहा है, ए कोमा बी आर में जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि 5 ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, तभी जा सकता है वो आर में रिलेशन में, तभी ए और बी आपस में रिलेटेड हो सकते हैं। तो एक बात बताइए, अगर ए माइनस बी को 5 डिवाइड कर रहा है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी को मैं कुछ मल्टीपल ऑफ 5 लिख सकती हूँ, एक के मेरा एग्जिस्ट कर रहा होगा जेड से, सच दैट ए माइनस बी आपका 5k होगा। देखो, आप कब बोलते हो कि ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए डिवाइड्स बी, ऐसा कब बोलेंगे बताओ। जब b को मैं a टाइम्स के मैं एक इंटीजर k ढूंढ पाऊं सच दैट b मेरा a k के बराबर आ जाए, या फिर अगर मेरा b जो है वो a का मल्टीपल है तो हम बोल सकते हैं कि a डिवाइड्स b। ठीक है, यहां तक। तो हमारे पास क्या है, 5 डिवाइड्स a माइनस बी, इसका मतलब a माइनस बी 5k के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ इस इक्वेशन से, तो ये क्या बन जाएगा, b माइनस ए किसके बराबर है, 5k के बराबर है। अब ये माइनस इधर ले जाओ तो b माइनस ए किसके बराबर आ जाएगा, 5 टाइम्स k के बराबर आ जाएगा माइनस के साथ। तो ये माइनस में k के साथ k के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो b माइनस ए क्या आ गया, 5 टाइम्स माइनस के आ गया। तो अब k अगर इंटीजर है तो माइनस के भी तो इंटीजर ही रहेगा, k अगर इंटीजर है तो माइनस के भी इंटीजर ही होगा, 2 अगर इंटीजर है तो माइनस 2 भी इंटीजर है, अगर -1 इंटीजर है तो माइनस ऑफ -1 दैट इज 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि b माइनस ए भी 5 का मल्टीपल है, इसका मतलब 5 b माइनस ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि b कॉमा ए भी रिलेशन में चला जाएगा, मतलब ये सिमेट्रिक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो हमारा रिलेशन क्या आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव बताओ जल्दी से करके कि ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, पढ़ा होगा 11th 12th में तुमने ये रिलेशन। ट्रांजिटिव में क्या लेकर चलते हैं कि ए और बी रिलेटेड हैं, आपस में रिलेशन में जा रहे हैं। सिमिलरली हम मान के चलते हैं कि बी और सी भी आपस में रिलेटेड हैं, वो भी रिलेशन में जा रहे हैं, और हमें देखना है कि क्या ए कॉमा सी रिलेशन में जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि ए कॉमा बी रिलेशन में जा रहा है, इसका मतलब ये है कि 5 डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को। सिमिलरली इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 5 डिवाइड कर रहा है बी माइनस सी को। तो यहाँ से आ जाएगा कि a माइनस बी आपका 5 टाइम्स के बराबर है, k1 लिख लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा कि b माइनस सी आपका 5 टाइम्स k2 के बराबर है, और k1 और k2 इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ, इसको और इस इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, b और ऊपर माइनस बी है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, a माइनस सी किसके बराबर है, 5k1 प्लस 5k2 के बराबर है। 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, k1 प्लस k2। अब ये इंटीजर है तो सम ऑफ टू इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर, राइट। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि a माइनस सी भी 5 का मल्टीपल है, इसका मतलब 5 डिवाइड से a माइनस सी, इसका मतलब a कॉमा सी आपका रिलेशन में चला जाएगा, ये आपका रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अब अगर आपके पास एक ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि ये रिलेशन हमारा कैसा हो गया, ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। और इक्विवेलेंस रिलेशन की क्या बात है, इक्विवेलेंस रिलेशन अगर हमारे पास बन जाता है तो हम हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, तो ये रिलेशन कहां पर डिफाइन था, ये रिलेशन हमारा z पर डिफाइन था, राइट। z क्रॉस z का सबसेट था ये रिलेशन, इतनी बात क्लियर है। तो हमें क्या बताना है, इक्विवेलेंस क्लास के बारे में डिस्कस करना है। तो इक्विवेलेंस क्लास भी हम बोला कि हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे, तो z का एलिमेंट हम उठाते हैं a। ठीक है, तो a की इक्विवेलेंस क्लास ऐसे डिनोट करते हैं या फिर ऐसे करके डिनोट करते हैं। a की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, तो हमें वो सारे b बिलोंग्स टू z इकट्ठे करने हैं, वो सारे इंटीजर्स इकट्ठे करने हैं जो a से रिलेटेड हैं, जो a से रिलेटेड हैं, या फिर सच दैट a कॉमा बी आपका कहाँ जा रहा हो, रिलेशन में जा रहा हो, वो सारे b आपको इकट्ठे करने हैं। तो अगर मैं यहाँ पर जैसे हमने लिया था n इज इक्वल्स टू 5, और मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे अंडर दिस इक्विवेलेंस रिलेशन की 5 डिवाइड्स a माइनस बी,
A इज रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली 5 डिवाइड्स A माइनस B। इस रिलेशन के अंदर आपको इक्विवेलेंस क्लास बनानी है। किसकी बनानी है? आपको बनानी है 3 की इक्विवेलेंस क्लास बनानी है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको वो सारे इंटीजर इकट्ठे करने पड़ेंगे जो 3 से रिलेटेड हैं, सच दैट B इज रिलेटेड टू 3। B 3 से रिलेट कब करेगा? बाय डेफिनेशन B 3 के साथ जब रिलेट करेगा, जब 5 डिवाइड करे किसको? B माइनस 3 को 5 डिवाइड करे, तभी तभी B 3 से रिलेट होगा। सही बात है यहाँ तक? इसका मतलब क्या आ गया कि B माइनस 3 आपका क्या होना चाहिए? 5 का मल्टीपल होना चाहिए, एक इंटीजर के आपका एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट B माइनस 3 इज इक्वल टू 5 के। ठीक है, तो यहां से आपके पास B क्या आ जाएगा? 5k प्लस 3 आ जाएगा। तो वो सारे इंटीजर जो 5k प्लस 3 फॉर्म के हैं वो सारे 3 से रिलेट कर जाएंगे। तो एक एक करके आप k की वैल्यू डालिए यहाँ पर। जब मैं k की वैल्यू 0 डालूंगी तो क्या आ जाएगा? k इंटीजर है, ध्यान रखिएगा k क्या है? इंटीजर है। तो k की वैल्यू जब 0 डालेंगे तो क्या आ गया? 3 आ गया। जब मैं k की वैल्यू -1 डालूंगी तो क्या आ जाएगा? -1 डालने पर -2 आ जाएगा। -2 डालने पर क्या आ जाएगा? -7 आ जाएगा। यहां पर अगर मैं 1 डालूंगी तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो ये सभी इंटीजर हमारे क्या हो जाएंगे? 3 की इक्विवेलेंस क्लास में चले जाएंगे। ये सभी इंटीजर 3 से रिलेट करेंगे। देखो इनका डिफरेंस आपका 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 3 माइनस 3 इज 0, डिविजिबल बाय 5। 3 माइनस -2 दैट इज 5 is divisible by 5। 3 minus -7 that is 10 which is divisible by 5। तो आपने देखा कि ये सारे एलिमेंट्स आपके 3 से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप रिलेशन R देखेंगे तो उसमें 3 के साथ -2 दिखेगा, 3 के साथ 3 भी दिखेगा, 3 के साथ 8 भी दिखेगा, 3 के साथ 13 भी दिखेगा। तो ये सभी आपको 3 के साथ दिखाई देंगे। तो इक्विवेलेंस क्या होती है? किसी भी नंबर की कोरस्पॉन्डिंग टू रिलेशन, कोरस्पॉन्डिंग टू एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये होती है कि हमें सभी इंटीजर्स इकट्ठे करने हैं या सभी एलिमेंट्स इकट्ठे करने हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि मुझे देखो 8 जो है वो इस इक्विवेलेंस क्लास में आ रहा है, 3 की इक्विवेलेंस क्लास में आ रहा है। ठीक है, इतनी तो चीज हमने देख ली। 3 माइनस 8 इज -5 विच इज डिविजिबल बाय 5। अब आप 8 की इक्विवेलेंस क्लास निकालिए। 8 की इक्विवेलेंस क्लास निकालिए, क्या आएगी? क्या करना है? हमें वो सारे इंटीजर इकट्ठे करने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो रिलेशन था वो z पर डिफाइन था, z क्रॉस z पर, इसलिए हम यहाँ पर z लिख रहे हैं। अगर सेट कुछ और होता, रिलेशन रियल पर होता तो हम r लिखते। ठीक है, तो हमें वो सारे इंटीजर इकट्ठे करने हैं सच दैट 8 इज रिलेटेड टू b। 8 इज रिलेटेड टू b। ठीक है, हमें वो सारे b इकट्ठे करने हैं सच दैट 8 इज रिलेटेड टू b। एंड 8 b से रिलेट कब करेगा? जब 5 डिवाइड्स 8 माइनस b। इसका मतलब क्या है कि 8 माइनस बी आपको क्या दिखना चाहिए? 5 का कुछ मल्टीपल दिखना चाहिए। यहां से आपका b क्या आ जाएगा? आपका b आ जाएगा, b इधर लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस 5m। सही है यहाँ तक? ओके है। यानी कि आप क्या कर सकते हैं इसको 8, क्योंकि m इंटीजर है तो -m भी एक इंटीजर होगा, तो 8 प्लस 5k भी लिख सकते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं। ओके, अब एक एक करके k की वैल्यू डालेंगे। k हमारा क्या है? एक इंटीजर है। शुरू कीजिए। k की वैल्यू अगर मैं 0 डालूंगी तो क्या आ जाएगा? 8। k की वैल्यू अगर मैं -1 डालूंगी तो 3। k की वैल्यू अगर -2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? -2। अगर हम -3 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? -7। ठीक है, अगर 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? 13। 2 डालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 18। ठीक है, तो ये करके हमारी क्या बन जाएगी? ये हमारी बन गई 8 की इक्विवेलेंस क्लास। ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो अब देखिए, क्या 8 की इक्विवेलेंस क्लास और 3 की इक्विवेलेंस क्लास दोनों सेम आ रही हैं? इसमें क्या थे? इसमें भी 3, 8, 13, 18 ऐसे आ रहे थे। यहाँ पर भी 3, 8, 13, 18 ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप कोई और उठा लो, -2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे तो वो भी इसी के बराबर आएगी। तो यहाँ से आप एक रिजल्ट लिखिएगा कि अगर आपके पास ऐसा है कि a b से रिलेट करता है, अगर a इज रिलेटेड टू b, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a इज इक्वल्स टू द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b। ये एज इन सेट बराबर है। देखो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a इज अ सेट, दिस इज ऑल्सो अ सेट। तो ये एज इन सेट इक्वल है, मतलब कि इनके हर एक एलिमेंट सेम होंगे। ठीक है, एलिमेंट सेम होंगे, ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, एलिमेंट्स सेम होंगे। तो यहां से आपने क्या देखा कि अगर a b से रिलेट करता है तो उन दोनों की इक्विवेलेंस क्लास
सेम होगी। तो यहाँ से हमने देखा कि 3 से कौन कौन रिलेट करता है, 3, 8, 13, -2, 7, तो इन सब की तो इक्विवेलेंस क्लास सेम हो गई। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 3 की इक्विवेलेंस क्लास हमारी 8 की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगी, जो कि 13 की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगी, जो कि -2 की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगी। तो अब और क्या, क्या कोई और क्लास ही नहीं होगी? नहीं होगी। तो इससे बाहर का सोचना पड़ेगा, इसके बाहर का सोचना पड़ेगा, मतलब कहाँ जाना पड़ेगा हमें, इसके बाहर। तो इसमें कौन सा इंटीजर नहीं आया, ये देखो कौन सा नहीं आया, 1 आया है क्या? नहीं। तो अब 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। बताओ 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी? 1 की इक्विवेलेंस क्लास होगी, हमें बहुत सारे इंटीजर इकट्ठे करने हैं सच दैट 1 इज रिलेटेड टू बी, या फिर बोल सकते हैं 1 कॉमा बी आपका रिलेशन आर में चला जाए। और कब जाएगा? जब 5 आपका 1 माइनस बी को डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या आ गया आपके पास, 1 माइनस बी किसके बराबर होना चाहिए? 5 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब बी किसके बराबर होना चाहिए आपका? 1 प्लस 5 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करके वैल्यू रखिए। के की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। के की वैल्यू आप जब -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। जब आप के की वैल्यू इधर रखते हैं -4, -4, जब आप के की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। जब आप के की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो ऐसे करके आपकी ये भी बन जाएगी। ये किसकी आ गई आपके पास? 1 की इक्विवेलेंस क्लास आ गई। तो यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि 1 की इक्विवेलेंस क्लास 6 की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगी, जो कि -4 की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगी, जो कि 11 की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगी। क्लियर है? अच्छा, अब सवाल उठता है कि ऐसे में कितने डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लास बना सकते, डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लास बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख लीजिएगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि हम जब ए की इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे होते हैं तो ए खुद भी इक्विवेलेंस क्लास से बिलोंग करता है। ए खुद भी खुद की इक्विवेलेंस क्लास से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव होगा तो खुद से तो रिलेट करेगा ये एलिमेंट। ठीक है, तो ए खुद भी अपनी इक्विवेलेंस क्लास से बिलोंग करता है हमेशा। तो यहाँ पर हमने 3 की इक्विवेलेंस क्लास निकाली थी तो उसमें 3 था, 8 की निकालोगे 8 था उसमें, 1 की निकाली तो 1 उसमें आया। ठीक है, तो ये भी यहाँ से लिख लीजिएगा। ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने देखी। नेक्स्ट सवाल क्या था कि कितनी डिस्टिंक्ट हमारी बनाई जा सकती हैं। सोचा है कुछ, कितनी डिस्टिंक्ट बनाई जा सकती हैं? बताओ। तो अब हमारा ये यूज होगा, ये जो डिवीजन एल्गोरिदम लेमा था, ये क्या कह रहा था कि आपके पास जो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी है n इज इक्वल टू 5 के केस में वो 5 है, 0, 1, 2, 3 या फिर 4। अगर यहाँ पर मैं सिर्फ n लिखूं तो n के लिए कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी? 0 रिमाइंडर आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, कहाँ तक? n-1 तक आ सकता है। तो n के लिए भी कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी? रिमाइंडर की n पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे अगर, तो 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस आपको मिलेंगी, वो भी आपका इस r की वैल्यू से ही डिसाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो कैसे, यहां पर आपने क्या निकाला, वो b निकाले, ये इसको एज एन इंटीजर मानिए। ठीक है, यहाँ पर 5 आपका एक पॉजिटिव इंटीजर था, ये आपका कोशेंट था, और ये क्या था? ये रिमाइंडर 3 बच रहा है। ठीक है, अब आपने जब 1 की निकाली तो इसमें देखिए ये 1 जो है ये क्या है? ये रिमाइंडर है। ये आपका कोई भी इंटीजर है, यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ये आपका कोशेंट है। ठीक है, वही डिवीजन एल्गोरिदम में फिट करने की कोशिश करिए। अब जब हमने 8 का निकाला था, जब हमने 8 का निकाला था, ये आया था हमारे पास। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? 8 को अगर मैं 5 + 3 लिख दूं, 8 को 5 + 3 लिख सकते हो, 5 + 3 = 8 प्लस 5 के। तो अब इन दोनों में से मैं 5 कॉमन निकाल के k+1 कर लूंगी, +3। ये k+1 को मैं एक और इंटीजर नाम दे देती हूँ, k इंटीजर है तो k+1 इज ऑल्सो इंटीजर, तो इसको मैं 5s+3 लिख सकती हूँ। ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर आ गया, ये हमारा कोई भी वैल्यू ऑफ इंटीजर, ये हमारा कोशेंट आ गया, और ये हमारा अगेन रिमाइंडर। ठीक है, और रिमाइंडर देखो यहाँ पर भी 3 था जब हमने 8 की इक्विवेलेंस क्लास निकाली, और जब 3 की इक्विवेलेंस क्लास निकाली थी तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 3 था। तो जब रिमाइंडर सेम आ रहा है तो क्लास सेम रह रही है। ठीक है, और जब रिमाइंडर डिफरेंट आया, यहाँ पर रिमाइंडर 3 था और 1 वाले में रिमाइंडर हमारा 1 आया, तो हमारी क्लास डिस्टिंक्ट हो जा रही है, डिसजॉइंट हो जा रही है। देखो 1 वाली जो क्लास बनी है, क्या उसका कोई भी एलिमेंट 3 वाली क्लास में था या 8 वाली क्लास में था? नहीं, बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, तो एक चीज यहां से आपने ऑब्जर्व की कि जो ए अगर बी की इक्विवेलेंस क्लास से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो वो और किसी डिस्टिंक्ट क्लास में नहीं जाएगा। ठीक है, जो हमारी इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं, सपोज ए इज नॉट रिलेटेड टू बी,
तो इनकी जो इक्विवेलेंस क्लास बनेगी उनका इंटरसेक्शन क्या बनेगा, एम्प्टी बनेगा। अगर ए बी से रिलेट नहीं करता है तो उनकी इक्विवेलेंस क्लास बिल्कुल डिसजॉइंट बनेगी। जैसे यहाँ पर जो 1 है वो 3 से रिलेट नहीं करता है, बिकॉज 1 माइनस 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, राइट। तो उनकी इक्विवेलेंस क्लास क्या आ रही है, बिल्कुल डिसजॉइंट आ रही है। क्या अब मुझे तुम बता सकते हो कि कितनी डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास मिलेंगी मुझे? 5 डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास मिलेंगी मुझे इस केस में, जब मैं n हमारा 5 लेकर चली हूँ। अगर आप n को n ही रखते हैं तो आप इन जनरल क्या बोल सकते हैं कि आपके पास n डिसजॉइंट या फिर हाँ डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस आ जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो इक्विवेलेंस क्लास है वो आप हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं। 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं बिल्कुल, 2 की हाँ, 3 की हाँ, 4 की हाँ बिल्कुल, 5 की हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, सबकी इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। तो हमें इनफाइनाइट इक्विवेलेंस क्लास मिलेगी। यहां पर मैं क्या बोल रही हूँ कि डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास कितनी मिलेंगी? डिसजॉइंट हमें n ही मिलेंगी, क्योंकि हमने देखा जो एलिमेंट आपस में रिलेटेड है उनकी इक्विवेलेंस क्लास बराबर है, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि रिमाइंडर के हिसाब से हमें इक्विवेलेंस क्लास मिल रही है, यानी कि 1 आपकी एक इक्विवेलेंस क्लास हो गई, दूसरी आपकी 2 बन जाएगी, पहली आपकी 0 बन सकती है, 0 रिमाइंडर पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है। अब ये इक्विवेलेंस क्लास लिखिए आप, ये सेट क्या बनेगा जल्दी से। 0 से रिलेटेड एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, जल्दी जल्दी। वो सारे एलिमेंट बी आएंगे सच दैट बी कॉमा 0 हमारा कहाँ चला जाए, आर में चला जाए। मतलब क्या आएगा कि 5 हमारा किसको डिवाइड कर रहा हो, बी को डिवाइड कर रहा हो। तो इसमें हमारे किस तरह के एलिमेंट आ जाएंगे, 5m टाइप के एलिमेंट आ जाएंगे, मतलब 5 10 15 20। तो ये हमारी क्लास कैसे बन जाएगी, 0 5 10 -5 -10, ये सारे एलिमेंट आपके 0 की इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे। और यहां से आप क्या बोल सकते हो कि 0 की इक्विवेलेंस क्लास, 5 की इक्विवेलेंस क्लास, -5 की इक्विवेलेंस क्लास, 10 की इक्विवेलेंस क्लास, ये सब क्या होंगी, बराबर भी होंगी, क्योंकि ये आपस में रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट 1 की इक्विवेलेंस क्लास, ये तो हमने निकाल ली, 1 -4 6 11 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -4 -9, ठीक है। अब 2 की बताओ, 2 की क्या आएगी, 2 नेक्स्ट 7 नेक्स्ट 12, इधर बताओ -3, यहाँ पर -8 एंड सो ऑन, ऐसे करके आपकी ये 2 की इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगी, ठीक है। वो सारे एलिमेंट्स, वो सारे बी सच दैट बी कॉमा 2 आपका कहाँ जा रहा हो, आर में जा रहा हो। मतलब क्या कर रहा हो, 5 b -2 को डिवाइड कर रहा हो, मतलब b -2 आपका 5k होगा। तो b क्या हो जाएगा, 5k + 2 टाइप का हो जाएगा। तो k की वैल्यू इंसर्ट करिए, आपके पास ये एलिमेंट आ जाएंगे। 3 क्या आ जाएगा, 3 की इक्विवेलेंस क्लास आपकी आ जाएगी 3, 5 ऐड करिए 8, फिर 5 ऐड कीजिए 13, ऐसे करके यहाँ पर, और इधर करिए, आपके पास आ जाएगा -2 -7। ओके, 4 की बताइए, 4 की आ जाएगी आपके पास 4 9 14, और इधर देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 -6, ठीक है। तो ये हमारी डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास आ जाएंगी कोरस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब यहां से ऑब्जर्व कीजिए, क्या हमारे सभी इंटीजर्स कवर हो गए या कोई बचा है। यहां पर देखो 0 आ गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारे आ गए। इधर नेगेटिव में देखते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, नेगेटिव में भी सभी आ गए। तो हमारे सारे का सारा जो इंटीजर का सेट था वो इन 5 इक्विवेलेंस क्लास में डिवाइड हो गया। और इन ये जो इक्विवेलेंस क्लास हमने लिखी है ये सारी आपस में क्या है, डिसजॉइंट है। तो यहां से हमारे पास आता है पार्टीशन ऑफ अ सेट, पार्टीशन ऑफ अ सेट। तो हमने क्या किया, जो z हमारा था सेट ऑफ इंटीजर उसका पार्टीशन कर दिया, बंटवारा कर दिया, ऐसे हिस्सों में बंटवारा कर दिया जो आपस में ओवरलैप नहीं कर रही है, डिसजॉइंट है, ठीक है। और मिलकर पूरा का पूरा सेट हमारा z बना रहे हैं, कुछ छोड़ भी नहीं रहे हैं कि भाई कुछ बच गया जो विवादित रह जाएगा ना, सारा के सारा कवर हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस z को 0 इक्विवेलेंस क्लास का यूनियन अगर हम कर दे 1 इक्विवेलेंस क्लास के साथ यूनियन कर दे 2 की, इसको हम अगर यूनियन कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। अब यहां पर मैंने 0 का एज एन रिप्रेजेंटेटिव यूज किया है। इस 0 की जगह कोई आपको ये लिख कर दे तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंस क्लास बराबर ही है, सेम ही सेट है ये, ठीक है। 0 की इक्विवेलेंस क्लास 5 की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर है, क्योंकि 0 और 5 आपस में रिलेटेड है। क्लियर है बात। तो हम एज एन रिप्रेजेंटेटिव क्या चूज कर रहे हैं, हम इस सेट की एज एन रिप्रेजेंटेशन चूज कर रहे हैं, इसमें जो स्मॉलेस्ट
स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है उसको हम इस इक्विवेलेंस क्लास का एज एन रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। और अब हमने जो z था जो कि एक इनफाइनाइट सेट था उसको पार्टीशन कर दिया। एग्जैक्टली कितने सेट्स में पार्टीशन कर दिया? एग्जैक्टली 5 सेट्स में पार्टीशन कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा जो n था वो क्या था? n हमारा यहाँ पर 5 था, इसलिए जो पार्टीशन हुआ वो कितनी इक्विवेलेंस क्लासेस में हुआ? डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में हुआ एग्जैक्टली 5। अगर हमारा n 9 होता तो कितनी डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास बनती? 9 बनती। अगर 10 होता तो कितनी बनती? 10 बनती। ठीक है, तो ये n पर डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली कितने डिसजॉइंट इक्विवेलेंस सेट में हम z को पार्टीशन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो हमने हमारे 5 आए हैं इन्हीं को हमने इकट्ठा किया है। 0 एज इन सेट, 1 की इक्विवेलेंस क्लास, 2 की इक्विवेलेंस क्लास, 3 की इक्विवेलेंस क्लास और 4 की इक्विवेलेंस क्लास, इन सबको इकट्ठा करके हमने ये एक सेट बना दिया है जिसको हमने Z5 नाम दिया। इन जनरल क्या बनेगा? अगर हम Zn बोलें तो वो क्या बनेगा? 0 की इक्विवेलेंस क्लास, 1 की इक्विवेलेंस क्लास, 2 की इक्विवेलेंस क्लास, कहां तक जा सकते हैं? n हम बोले तो कहां तक जाएंगे? n-1 की इक्विवेलेंस क्लास तक हम जाएंगे। ये हमारा सेट होता है Zn। तो ये Zn कैसे बना? ये Zn बना हमने सेट ऑफ इंटीजर का पार्टीशन किया। और वो पार्टीशन करने के लिए हमने क्या क्या यूज किया? पहले तो हमने डिवीजन एल्गोरिदम से बोला कि हर एक इंटीजर के लिए कोशेंट और रिमाइंडर हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फिर हमारा जो रिलेशन हमने डिफाइन किया सेट ऑफ इंटीजर्स पर, वहां से हमारे पास ये आया कि हमारा ये जो रिलेशन है कि 5 डिवाइड्स या n डिवाइड्स a माइनस बी, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस क्लास मिलेगी। फिर उसमें हमने ऑब्जर्व किया कि जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं कुछ सेम आ रही हैं, एग्जैक्टली सेम आ रही हैं, कुछ हमारी डिसजॉइंट आ रही हैं। तो एग्जैक्टली कितनी डिसजॉइंट आ रही हैं ये कहां से डिसाइड हुआ? रिमाइंडर से डिसाइड हुआ। ठीक है, तो वहां से हमारे पास सेट निकल कर आया Zn। तो Zn सेट कैसे बना समझ आया? पार्टीशन करके Z को इनफाइनाइट सेट से हमने फाइनाइट सेट बनाया है। ये क्या है एग्जैक्टली? ये है सेट ऑफ सेट्स। ये जो एलिमेंट है ये भी एक सेट ही है। क्लियर है? अब हम जो ये बोल रहे हैं कि 5 डिवाइड्स a माइनस बी, इसी को, क्योंकि हमें ये पता है कि 0 की जो इक्विवेलेंस क्लास है वो 5 की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर है। क्यों? क्योंकि 5 डिवाइड्स 0 माइनस 5। ठीक है, अब हम 0 को एग्जैक्टली 5 के बराबर तो लिख नहीं सकते क्योंकि ऐसा है भी नहीं। न्यूमेरिकली क्या 0 5 के बराबर है? लेकिन हमें ये बताने के लिए कि 0 और 5 हमारे एग्जैक्टली सेम रिमाइंडर देंगे, हम नेक्स्ट टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉन्ग्रुएंस। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस। हम बोलते हैं कि 0 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके साइन से? 3 लाइन्स लगाते हैं। ठीक है, इक्वल में 2 लाइन, कॉन्ग्रुएंस में 3 लाइन। कॉन्ग्रुएंट है किसके? 5 मॉड्यूलो 5 के। ठीक है, 5 मॉड्यूलो 5 के। या फिर आप क्या बोल सकते हो, जैसे 3 और 8 आपस में रिलेटेड थे तो हम क्या बोलेंगे कि 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉड्यूलो 5। तो ये मोड का मतलब क्या होता है? मोड का वैसे मतलब होता है कि आपको क्या लिखना है, आपको रिमाइंडर लिखना होता है। देखो, जब आप सिंपली 24 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो क्या लिखते हो आप आंसर? आप आंसर लिखते हो कोशेंट जो आता है। ठीक है, अगर आपसे बोले कि 24 मॉड्यूलो 8 बताइए क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे? आप रिमाइंडर जो आता है ना वो लिखोगे। ठीक है, तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या देगा? रिमाइंडर देता है। क्लियर है इतनी बात? तो इन जनरल अगर आपको कोई भी लिखकर दे कि 56 मॉड्यूलो 2 क्या होगा, तो 0 होगा। रिमाइंडर जो बचेगा ना लास्ट में वो आपको लिखना है। अगर कोई लिख कर दे 15 मॉड्यूलो 6 क्या होगा, क्या होगा? क्वेश्चन नहीं लिखना, रिमाइंडर जो बचेगा। तो 6 दूनी 12, क्या रिमाइंडर बचेगा? 3। तो ये आपका 3 के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अब यहां पर जब हम ये लिखते हैं ना कि 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 15 मॉड्यूलो 6, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब आप ये रिलेशन ऊपर जो हमने डिफाइन किया था 5 के लिए था, अगर हम यही 6 के लिए डिफाइन करें कि a इज रिलेटेड टू b इफ 6 डिवाइड्स a माइनस b, तो उस हिसाब से आपकी इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या बनेगी? 0 1 2 3 4 5, ये आपकी इक्विवेलेंस क्लास बनेगी 6। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा? Z6 बन जाएगा। अब मुझे ये बता दो कि क्योंकि मेरे पास ये आया कि 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 15 मॉड्यूलस 6, यानी क्या आएगा मेरे पास? 6 जो है वो 3 माइनस 15 को डिवाइड कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जो 15 है वो कौन सी कॉन्ग्रुएंस क्लास में जाएगा, सॉरी कौन सी इक्विवेलेंस क्लास में जाएगा बताओ? जो ये रिमाइंडर आया ना इसी की इक्विवेलेंस क्लास में बिलोंग कर रहा होगा। तो 3 की जब आप इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे इस रिलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग, तो उसमें 15 होगा। 15 की और 3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंस आया क्यों? क्योंकि हमें बताना था कि 0 और 5 इन दोनों की इक्विवेलेंस क्लास बराबर ही है। अब हम मैथमेटिकली 0 और 5 को बराबर तो रख नहीं सकते, तो हमने कॉन्ग्रुएंस निकाला कि 0 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 5 मॉड्यूलो 5 के। क्लियर है?
इसका मतलब क्या है, अगर आपको लिख कर दे ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन, तो इसका वही मतलब है जो आपने रिलेशन डिफाइन किया था कि एन जो है वो ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा होगा। तो अगर आप इस रिलेशन में जो हमने लिखा था कि 5 डिवाइड्स ए माइनस बी, उसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं इफ एंड ओनली इफ जो रिलेशन लिखा है वो कहाँ, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो 5। तो ये इसकी डेफिनेशन ही है। ठीक है, अब इनमें अलजेब्रा कैसे करेंगे। हमने ये सेट तो बना लिया, Z6 सेट आ गया मेरे पास, मुझे ग्रुप तक पहुंचने के लिए एक बाइनरी ऑपरेशन भी तो चाहिए। वो बाइनरी ऑपरेशन कैसे लाऊंगी। ये जो इक्विवेलेंस क्लासेस का हमने जो सेट बनाया है, ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे कर सकती हैं, ये इस पर हमारी अब बातचीत। अब हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस क्लासेस के ऊपर अलजेब्रा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन। अगर हमारे पास दो इक्विवेलेंस क्लास हैं, ए और बी के कोरस्पॉन्डिंग, ए के कोरस्पॉन्डिंग एक इक्विवेलेंस क्लास है, बी के कोरस्पॉन्डिंग एक इक्विवेलेंस क्लास है, तो हम उनका सम कैसे करेंगे। ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। तो हम जो ऊपर एग्जाम्पल लेकर चले थे, 5 की इक्विवेलेंस क्लास हमने कंस्ट्रक्ट की थी। 0 की इक्विवेलेंस क्लास में हमारे कौन से एलिमेंट्स आए थे जो 5 के टाइप के थे, 0, 5, -5, ये पूरा सेट हमारा बना था 0 के कोरस्पॉन्डिंग। 1 के कोरस्पॉन्डिंग क्या बना था, 5 के प्लस 1 टाइप का था, यानी कि 1, 6, -4 इस टाइप के हमारे एलिमेंट्स 1 के इक्विवेलेंस क्लास में थे। तो अगर मैं 0 प्लस 1 इक्विवेलेंस क्लास कर रही हूँ, 0 की इक्विवेलेंस क्लास प्लस 1 की इक्विवेलेंस क्लास कर रही हूँ, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, दो सेट्स के बीच में प्लस ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे ऑपरेट करेंगे, तो देखो अगर मैं यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठाऊंगा, किस टाइप का होगा, 5 के टाइप का होगा। यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठाऊंगी तो वो 5 के प्लस 1 टाइप का होगा, रिमाइंडर 1 आ रहा होगा। सही है, सही है। ये 0 और 1 बेसिकली हमने स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर उठा लिया इन सेट से रिप्रेजेंट करने के लिए। बाकी कोई आपको ये भी लिख कर दे सकता है, आपसे पूछ लेगा 5 प्लस 6 की इक्विवेलेंस क्लास का सम क्या होगा, तो भी वो इसी के बराबर आएगा, क्योंकि 5 की इक्विवेलेंस क्लास इसके बराबर और 6 की इक्विवेलेंस क्लास इसके बराबर है, तो इन दोनों का सम भी बराबर आना चाहिए। ये भी हमारा वेल डिफाइंड होने के लिए एडिशन, ये भी हमारा वेरीफाई हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो वापस से आते हैं इस बात पे कि अगर मैं 0 की इक्विवेलेंस क्लास प्लस 1 की इक्विवेलेंस क्लास करना चाहती हूँ, तो यहाँ का कोई भी एलिमेंट 5 के टाइप का होगा, यहाँ का कोई भी एलिमेंट 5 के प्लस 1 टाइप का होगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 के 1 के 2 अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 k1 प्लस k2 प्लस 1 आ जाएगा, जिसको मैं 5m प्लस 1 लिख सकती हूँ। तो क्या बन रहा है, ये रिमाइंडर 1 टाइप के एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे। मतलब क्या आ रहा है, 1 की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर आ रहा है। देखो 0 प्लस 6 में अगर करूँ तो क्या आएगा, 6 आएगा। 5 प्लस 6 अगर मैं करूँ तो 11 आएगा। क्या वो इसी सेट का एलिमेंट है कि नहीं, बताओ। 11 1 की इक्विवेलेंस क्लास में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 11 - 1 is 10 which is divisible by 5। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हमारे पास ए की इक्विवेलेंस क्लास दी गई है, बी की इक्विवेलेंस क्लास दी गई है और हमें उनका एडिशन करना है, तो बेसिकली हमारा जो रिजल्टिंग बनता है वो किसकी इक्विवेलेंस क्लास, रिजल्टिंग सेट जो बनता है वो ए प्लस बी की इक्विवेलेंस क्लास का सेट बनता है। एक और एक देख लीजिए, अगर हम 3 की इक्विवेलेंस क्लास लिखे तो वो क्या बनेगी हमारे पास, 3 + 5 8, यहाँ पर -2, यहाँ पर हमारे -7, ये हमारी इक्विवेलेंस क्लास बनती है किसकी, 3 की। 4 की इक्विवेलेंस क्लास क्या बनती है, 4 की इक्विवेलेंस क्लास बनती है हमारी 4 - 1, यहाँ पर 9, देन हमारे पास आ जाएगा 14। ठीक है, अब अगर मैं 3 + 4 करना चाहूँ, मतलब 3 की इक्विवेलेंस क्लास प्लस 4 की इक्विवेलेंस क्लास करना चाहूँ, तो यहाँ से जो हमारा जनरल है ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 + 4 दैट इज 7 की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर आ जाएगा। सही है यहाँ तक। ठीक है, तो चेक करो क्या ये 7 की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर आ रहा है। और अगर मैं देखना चाहूँ कि ये जो 7 की इक्विवेलेंस क्लास है ये फर्दर कौन सी इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगी, ये हम कैसे बता सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस से बता सकते हैं। हमें पता है कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो n अगर है तो A की इक्विवेलेंस क्लास जो है वो B की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर हो जाएगी, कोरिस्पॉन्डिंग टू द रिलेशन वेयर n डिवाइड्स A - B। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पर हम क्या लेकर चल रहे हैं, 5 डिवाइड्स A - B, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग 7 किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा बताओ, 7 2 मॉड्यूलो n के मॉड्यूलो 5 के बराबर आएगा कि नहीं। 7 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो 2 रिमाइंडर आएगा, तो 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 5। तो यहाँ से आ गया कि 7 की जो इक्विवेलेंस क्लास है वो 2 की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर आएगी। तो यहाँ पर 7 ना लिखकर अगर आपको 2 लिख कर दिया जाए तो भी ये बराबर ही है। ठीक है, लेकिन ये दोनों सेट बराबर ही हैं, तो 7 की इक्विवेलेंस क्लास भी लिखा जा सकता है, 2 की इक्विवेलेंस क्लास भी लिखा जा सकता है। सेट देखिए, अगर मैं 3 + 4 करूं तो क्या आएगा, 7 आएगा। -2 - 3 ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा। 3 - 1 करूंगी तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा।
3 - 1 करेंगे तो सॉरी 2 आ जाएगा, सॉरी, राइट। और बताओ, किसी को किसी के साथ 8 और 4 गया तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी इक्विवेलेंस क्लास बन रही है, 2 7 12, इधर -3, ये किसकी है, ये 2 की इक्विवेलेंस क्लास का सेट बन गया आपका, जो कि 7 के बराबर होगा, बिकॉज 2 इज रिलेटेड टू 7। ठीक है, क्लियर है। तो अगर आपको सिंपली दो इक्विवेलेंस क्लास का सम पूछा गया है तो आपको क्या करना है, उनको ऐड करके जो आएगा उसकी इक्विवेलेंस क्लास के सेट के बराबर हमारा आ जाता है। अगर हमें प्रोडक्ट पूछा गया है कि ए की इक्विवेलेंस क्लास का प्रोडक्ट अगर मुझे बी की इक्विवेलेंस क्लास के साथ करना है तो क्या आएगा, यहाँ पर भी आपको सिंपली ए और बी का प्रोडक्ट करके लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर 3 का अगर मुझे प्रोडक्ट करना है 4 के साथ तो क्या आ जाएगा, 3 4 12, तो 12 की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर हमारी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्दर अगर हम 12 की इक्विवेलेंस क्लास लिखना चाहे तो ये हमारा सेट क्या बनेगा, ये हमारा सेट बनेगा 7 12 देन 2, राइट, और -3, ये हमारा सेट बन जाएगा 12 की इक्विवेलेंस क्लास। तो अगर मैं हमारी नोटेशन यूज करूं कि हम एक इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है उसको एज एन उसका रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, फर्दर 2 की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल अगर प्रोडक्ट करके दिया है तो आपको सिंपल प्रोडक्ट करके लिख देना है, ये आपको ये करने की जरूरत नहीं है अगर आप सिर्फ इक्विवेलेंस क्लास में बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि ये जो 7 है वो आपका 2 के बराबर हो जाएगा, ये करने की जरूरत नहीं अगर आप इक्विवेलेंस क्लास में ऑपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम ये जो अलजेब्रा सीखा है इसका हमने कैसे यूज किया, Zn जो हमारा सेट है, Zn जो हमने कहां से बनाया था, इन इक्विवेलेंस क्लासेस का कलेक्शन लिया था। तो ये क्या था, 0 की इक्विवेलेंस क्लास, 1 की इक्विवेलेंस क्लास, 2 की इक्विवेलेंस क्लास, अप टू एंड सो ऑन n-1 की इक्विवेलेंस क्लास, ये हमारा सेट Zn में था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या डिफाइन कर सकते हैं, एडिशन डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमने इक्विवेलेंस क्लासेस का एडिशन देख लिया। तो हमने ऑब्जर्व किया कि क्या हो रहा है, जैसे ऊपर भी हमने ऑब्जर्व किया था कि ऐड करने पर कई बार ऐसी वैल्यू आ जा रही है, जैसे यहाँ पर 3 + 4 जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, 7 आ गया, 3 + 4 क्या आ गया, 7 आ गया। तो अब जो 7 है वो तो हमारी Z5 में नहीं आएगा, Z5 जो बनेगा उसमें तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, बस यहां तक ही आएगा, 7 तो नहीं आएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर Zn पर ऑपरेशन डिफाइन करने के लिए, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने के लिए, क्योंकि वो क्या होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो हमारा जो ऑपरेशन है वो कहां से कहां होना चाहिए, Zn क्रॉस Zn से लेकर कहां पर, Zn में ही इमेज आनी चाहिए। दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन लगे तो वो Zn का एलिमेंट ही बनना चाहिए। तो Zn का एलिमेंट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे कई बार उसका रिमाइंडर निकालना पड़ रहा है ताकि मुझे उसमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव जो वैल्यू है उसकी उस सेट में वो मिल जाए और मैं उसको उसके बराबर लिख सकूं, क्योंकि इक्विवेलेंस 7 और 2 की तो बराबर है, इक्विवेलेंस क्लास इसकी और इसकी तो बराबर है। लेकिन 3 और 4 का सम करने पर 7 आ रहा था, पर 7 मेरा इस सेट में नहीं था, Z5 में तो नहीं जा रहा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ से सेटिस्फाई नहीं होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूलस लगाना पड़ता है, रिमाइंडर निकालना पड़ता है, ताकि जो हमारी इमेज आए वो भी हमारी इस सेट से ही आए। तो यहाँ पर हम जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं वो हमारा होता है एडिशन मॉड्यूलो n। एडिशन मॉड्यूलो n, इसका क्या मतलब है कि आपको ऐड करना है, लेकिन ऐड करने के बाद आपको मॉड्यूलो n लगाना पड़ेगा, मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, उसका रिमाइंडर निकालना पड़ता है, ताकि जो आपका रिजल्टिंग आए, आंसर आए, वो Zn में ही बने। और Zn में क्यों बनेगा, ये कहां से कंफर्म हुआ, ये यहां से कंफर्म हुआ कि हमने डिवीजन एल्गोरिथम लेमा देखा था, जो क्या कह रहा था कि कोई भी इंटीजर आप अगर Z लेकर आओगे और n आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है तो n क्यू प्लस r किसके बराबर हो जाता है, a के बराबर हो जाता है। और r की वैल्यू हमेशा कहां से कहां रहेगी, 0 से लेकर n तक रहेगी, स्ट्रिक्टली लेस देन n रहेगी। ठीक है, तो अब a + b करके कुछ भी आएगा तो आएगा तो एक इंटीजर ही। अब इंटीजर आया है तो मॉड्यूलो n करके रिमाइंडर निकाल लेंगे, और वो रिमाइंडर हमें यहाँ से कंफर्म है कि वो 0 से लेकर n तक ही आएगा, मतलब इनमें से ही एक हमें मिल जाएगा। और हमने कॉन्ग्रुएंस में ये देखा था कि जैसे ही आता है हमारे पास कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n, तो हम ये बोल देते हैं कि a की इक्विवेलेंस क्लास b की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर है। तो हमारी जो चीजें हैं वो भी सेटिस्फाई रह रही हैं, मतलब उनमें कोई चेंज हमें नहीं करना पड़ रहा, वेरीफाइड कंटेंट है। ठीक है, ओके। तो यहां पर हमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने के लिए मॉड्यूलो n फंक्शन यूज करना पड़ता है। तो कैसे डिफाइन किया, a, b,
ये हमारी क्या है, इक्विवेलेंस क्लास है। इनके ऊपर हमारा स्टार ऑपरेट करेगा। कैसे ऑपरेट करेगा, ए एडिशन मॉड्यूलो एन लिखते हैं, नीचे एन लिखते हैं, यहाँ पर बी आ जाएगा, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस एन, यहाँ पर एडिशन मॉड्यूलो एन बी। इसका मतलब क्या है कि आपको ए प्लस बी करना है और फिर मॉड एन करना है। यहाँ ये क्या देगा, ये आपको रिमाइंडर दे देगा, ठीक है, रिमाइंडर दे देगा, और वहां से ये जो रिमाइंडर है वो इनमें से ही कोई आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी इस तरह सेटिस्फाई हो जाती है अंडर दिस ऑपरेशन। ठीक है, अब हम ग्रुप की ओर बढ़ते हैं कि जेड एन अंडर दिस एडिशन मॉड्यूलो एन क्या ग्रुप बना पाएगा, ग्रुप तक पहुंच जाएंगे हम या नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्लोजर तो देख ली, क्योंकि हमने मॉड्यूलो एन इंट्रोड्यूस कर दिया है तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर एक चीज और है, एक चीज हमने बीच में रह गई, वेल डिफाइंडनेस रह गई ना। हाँ, वेल डिफाइंडनेस की ये बाइनरी ऑपरेशन जो हमने लिया है ये वेल डिफाइंड है, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो, अगर एक इक्विवेलेंस क्लास है ए और ये किसके बराबर है, सी के बराबर है। कब बराबर होगी, जब ए रिलेटेड टू सी होगा। तो बेसिकली ये और ये दोनों सेम ही सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली बी जो है उसकी इक्विवेलेंस क्लास किसके बराबर है, डी इक्विवेलेंस क्लास के बराबर है। कब होगा, जब बी आपका डी से रिलेट करेगा। रिलेट कर रहा है इसका मतलब क्या है कि आपका n जो है वो a माइनस सी को डिवाइड कर रहा है, यानी a माइनस सी आपका n टाइम्स k1 हो गया। k1 एक इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पर n आपका b माइनस डी को डिवाइड कर रहा होगा, b माइनस डी आपका n टाइम्स k2 हो जाएगा। k2 एक इंटीजर होगा। सही है, यहाँ चीज इतनी चीज क्लियर है यहाँ तक। अब सवाल ये उठता है कि मैं अगर एक बार इस क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए a को चूज कर रही हूँ, दूसरी बार इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं c को चूज कर रही हूँ, और ए को चूज किया, इन दोनों में से मैंने डी को चूज किया, ठीक है। तो मैं इनका ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस डी की इक्विवेलेंस क्लास आ जाएगी, ठीक है। और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी, यहां से मैंने क्या चूज किया है, बी को चूज किया, तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो सवाल ये है कि अगर मैं एक सेट के लिए डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव या डिफरेंट क्लास भी यूज कर लूं, सेट तो सेम ही है ये दोनों, लेकिन हमने रिप्रेजेंटेशन अलग ले लिया, एक बार ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बार सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या हमारा एडिशन पे फर्क पड़ेगा या हमें फिर भी सेम ही चीजें मिलेंगी। तो देखो, ये सेट और ये सेट दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो हमारे पास एक ही सेट आएगा। तो हमें ये दिखाना है कि हम दोनों में से कोई भी रिप्रेजेंटेशन चूज कर ले, लेकिन जो हमारा फाइनल सेट आएगा दोनों ही केसेस में वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। एम्बिग्यूटी नहीं होगी। रिप्रेजेंटेशन अगर आप डिफरेंट भी ले लोगे, कोई 0 की जगह अगर 5 भी एज इन रिप्रेजेंटेशन चूज कर रहा है, तो उसका आंसर भी वही सेट आना है जो आपका आएगा 0 चूज करने पर, ठीक है। तो कैसे आया, ये दोनों सेट बराबर कब होंगे, जब ये दोनों आपस में रिलेट करेंगे। मतलब a प्लस डी आपका रिलेटेड होना चाहिए किससे, c प्लस बी से। कब रिलेट करेगा, ये जब रिलेट करेगा जब n आपका a प्लस डी माइनस सी प्लस बी को डिवाइड करे, जब n डिवाइड्स a प्लस डी माइनस सी प्लस बी। क्या ऐसा है, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, a माइनस सी माइनस बी प्लस डी, किसके बराबर आ जाएगा, n टाइम्स k1 माइनस k2। k1 इंटीजर है, k2 इंटीजर है, तो k1 माइनस k2 इंटीजर होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि n डिवाइड्स a माइनस सी माइनस बी प्लस डी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, n डिवाइड्स a प्लस डी माइनस बी प्लस सी। देखो आगे यही रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि a प्लस डी की जो इक्विवेलेंस क्लास है वो b प्लस सी की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर है। ये हम क्या प्रूव करना चाहते थे कि जो हमारा एडिशन हमने डिफाइन किया है ना इक्विवेलेंस क्लासेस के लिए, वो वेल डिफाइंड है। अगर हम एक सेट से किसी को भी एज एन रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं, इसका आपने a चूज किया, आपके फ्रेंड ने b चूज कर लिया, क्योंकि a और b आपस में रिलेटेड थे, दोनों की सेम इक्विवेलेंस क्लास है, और उसमें आपने दूसरी इक्विवेलेंस क्लास ऐड की है। आपने इसमें से C चूज किया कि ये C की इक्विवेलेंस क्लास है, आपके फ्रेंड ने इसमें से D को चूज किया कि ये D की इक्विवेलेंस क्लास है। दोनों सेम सेट हैं, क्यों, क्योंकि C D से रिलेटेड है। तो आप अगर A प्लस सी करेंगे और आपका फ्रेंड अगर B प्लस डी करेगा, तो दोनों सेम ही रिजल्ट पर पहुंचोगे, एम्बिग्यूटी नहीं आएगी। रिप्रेजेंटेशन चेंज करने से आपका रिजल्ट पर असर नहीं पड़ेगा, आपका जो एडिशन ऑपरेशन होगा वो वेल डिफाइंड होगा। ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। जैसे कि आप वापस से यहाँ पर अगर देखेंगे एग्जाम्पल आपका, कि हमने जो 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस क्लासेस बनाई थी, एक आई थी जिसमें 5 के टाइप के थे, तो 0 5 1 0 5 माइनस 5 इस तरह के। नेक्स्ट हमारे पास आया था 1 6 माइनस 4 इस तरह के। नेक्स्ट हमारे पास आई थी 2 7 माइनस 3 इस तरह की। फिर आई थी हमारे पास 3 8 माइनस 2। फिर आई थी हमारे पास 4 9 माइनस 1 इस तरह की आई थी।
आपने इसमें से चूज किया -4 को एज इट्स रिप्रेजेंटेशन, आपके फ्रेंड ने चूज किया कि ये 1 के बराबर है, ठीक है। आपने इसमें से चूज किया 8 को एज इट्स रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज उसकी इक्विवेलेंस क्लास के बराबर आएगी, ठीक है। 8 इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब 8 इससे रिलेटेड कर रहा है इन सब बाकी एलिमेंट से, तो उसकी भी इक्विवेलेंस क्लास ये आनी है। यहाँ पर आपके फ्रेंड ने चूज किया है -2 को, -2 को नहीं 3 को ही कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप अगर इन दोनों का सम करें तो आपके पास क्या आएगा, 8 -4 आ जाएगा, दैट इज 4 आ जाएगा। और आपके फ्रेंड का क्या आया, उसका भी 4 ही आया। इन केस आपने अगर -2 चूज कर लिया होता तो आपका क्या आता, 1 -2 दैट इज -1 आता, क्या आता, -1 आता। तो -1 की इक्विवेलेंस क्लास कौन सी होगी, ये वाली, -1 इसी में है, और 4 की इक्विवेलेंस क्लास है यही वाली, तो दोनों का रिजल्ट सेम ही सेट आया, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशन हमारा जो है वो वेल डिफाइंड है, रिप्रेजेंटेशन चेंज करने से आपका जो रिजल्ट है उस पर असर नहीं पड़ता है, ठीक है। ओके, तो अब हम क्लोजर देख रहे थे, तो क्लोजर हमने देख लिया कि हमारा जो a+b है मॉड्यूलो n लगाना पड़ेगा ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो zn में ही चला जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है, कौन सा है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या कहती है कि अगर आपके पास a है, b है और c है, ये कहाँ से है, zn से है, और आपको क्या चेक करना है, अब आपको चेक करना है a स्टार b स्टार c किसके बराबर आना चाहिए, a स्टार b स्टार c के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, तो b स्टार c क्या आ जाएगा, b प्लस c, यहाँ पर मॉड्यूलो n की इक्विवेलेंस क्लास आ जाएगी, स्टार a आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। फिर हमारे पास आ जाएगा a एडिशन मॉड्यूलो n, b प्लस n एडिशन मॉड्यूलो n, c, ये आपकी इक्विवेलेंस क्लास आ जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए कि a प्लस बी प्लस सी करूं या a प्लस बी प्लस सी करूं, दोनों सेम ही बात है। मॉड्यूलो n करने से क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका किसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये आपका किसके बराबर हो गया, ये आपकी राइट हैंड साइड आएगी, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी भी यहाँ फॉलो हो जाएगी, बिकॉज एडिशन हमारा एसोसिएटिव होता है। यहाँ पर एक रिजल्ट ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n है, ठीक है, c इज कॉन्ग्रुएंट टू d मॉड्यूलो n है, तो a प्लस c आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा b प्लस d मॉड्यूलो n के। ये वही है जो अभी ऊपर हमने प्रूव किया था, a की इक्विवेलेंस क्लास b की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर है, c की इक्विवेलेंस क्लास d की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर है, तो a प्लस c की इक्विवेलेंस क्लास b प्लस d की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर आएगा। बस रिप्रेजेंटेशन अलग कर दी हमने, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी के रूप में देखा है, मॉड्यूलो के साथ देखा है, ठीक है। सिमिलरली ac जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका bd मॉड्यूलो n के। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखते हैं कि यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। आइडेंटिटी क्या है, मुझे एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है zn का, मतलब एक ऐसे एलिमेंट की मुझे इक्विवेलेंस क्लास मिलनी चाहिए सच दैट, क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हो, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू zn क्या होना चाहिए, a स्टार e क्या बराबर आना चाहिए, a की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर आना चाहिए। मतलब मेरे पास क्या होना चाहिए, ये किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, ये मेरा इसके बराबर आना चाहिए। अब दो इक्विवेलेंस क्लास कब बराबर होंगी, दो इक्विवेलेंस क्लास तब बराबर होंगी जब ये दोनों आपस में रिलेटेड हो, मतलब ये आपका इससे रिलेट करना चाहिए। रिलेट कब करेगा, जब n आपका डिवाइड करेगा किसको, a एडिशन मॉड्यूलो n e माइनस a को डिवाइड करना चाहिए, सही है यहां तक। ओके, तो कब डिवाइड करेगा, e की वैल्यू निकालनी है मुझे, पॉसिबल वैल्यू, तो मेरे पास ये आ जाएगा माइनस a किसके बराबर हो जाएगा, n टाइम्स के, एक इंटीजर के एग्जिस्ट करेगा। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि आपका आइडेंटिटी e किसके बराबर हो जाएगा, n k के बराबर हो जाएगा। अब मुझे मॉड्यूलो n लगाना पड़ेगा दोनों तरफ, क्यों, क्योंकि मुझे जो रिजल्टेंट चाहिए, जो e चाहिए, वो कहाँ से होना चाहिए, 0 से लेकर n-1 के बीच में ही उसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें मॉड्यूलो n लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मॉड्यूलो n लगाएंगे, ये तो n का मल्टीपल ही है, जब n का मल्टीपल ही है तो मॉड्यूलो n लगाने पर क्या आ जाएगा, 0, तो आपका e की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, e की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंस क्लास है वो आपकी एज एन आइडेंटिटी काम करेगी, क्योंकि इसको अगर आप किसी भी इक्विवेलेंस क्लास में ऐड करोगे तो आपके पास वापस से क्या आ जाएगा, वापस से आपके पास वही इक्विवेलेंस क्लास आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स क्या होगा इक्विवेलेंस क्लास का, जब हम अंडर दिस ऑपरेशन निकालेंगे तो b मान लीजिए एग्जिस्ट कर रहा है फॉर a सच दैट a स्टार b इसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है, जो कि हमारी 0 है इस सेट के लिए। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया,
बाय डेफिनेशन। इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास, ए एडिशन मॉड्यूलो एन बी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्विवेलेंस क्लास बराबर कब होंगी, जब ये दोनों आपस में रिलेटेड होंगे, या फिर आपके पास ये होगा कि ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए 0 मॉड्यूलो एन के। मैं अलग अलग तरीके से इसलिए प्रूव कर रही हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि मॉड्यूलो एन लिखें या फिर यहाँ पर हमने एन डिवाइड्स दिस लिखे तो सेम ही चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो ये होना चाहिए तभी हमारा काम होगा। ये कब होगा कि ये करके मेरे पास 0 मॉड्यूलो एन आए, बताओ इसका क्या मतलब है कि ए एडिशन मॉड्यूलो एन बी क्या हो जाए, एन टाइम्स के आ जाए। तो यहाँ से बी क्या आ जाएगा आपके पास, एन टाइम्स के माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं मॉड्यूलो एन दोनों तरफ लगाऊं तो बी इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ए मॉड्यूलो एन के बराबर आ जाएगा। यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, बी किसके बराबर, बी क्या होगा, माइनस ए की जो इक्विवेलेंस क्लास है उसके बराबर हो जाएगा। या फिर आप क्या बोल सकते हो, एन माइनस ए की जो इक्विवेलेंस क्लास होगी वो आपकी बी बनेगी। मतलब ए का इनवर्स कौन सा बनेगा, एन माइनस ए बनेगा। ठीक है, ए का इनवर्स माइनस ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये दोनों सेम ही बनेंगे। ठीक है, सेम ही सेट है, because n divides minus a minus n plus a, राइट। ठीक है, तो इनवर्स भी मिल गया, आइडेंटिटी भी मिल गई, एसोसिएटिव भी हो गया, क्लोजर भी हो गया, तो ये ग्रुप बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं कॉम्यूटेटिविटी की, कॉम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा। कॉम्यूटेटिविटी क्या कहती है कि अगर हम ए लेकर चले और बी लेकर चले तो ए स्टार बी जो है आपका किसके बराबर होना चाहिए, बी स्टार ए के बराबर होना चाहिए। तो ये देखेंगे अगर हमारे पास तो क्या आ जाएगा, ए एडिशन मॉड्यूलो एन बी किसके बराबर होगा, ए एडिशन मॉड्यूलो एन बी के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गई, क्या ये बी एडिशन मॉड्यूलो एन ए के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, ये मॉड्यूलो एन की प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी जो है वो जो रिमाइंडर दे रही होगी, बी प्लस ए भी वही रिमाइंडर देगा जब हम एन से डिवाइड करेंगे। तो एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, सेम ही वैल्यू है दोनों। ठीक है, तो ये हमारा अबेलियन ग्रुप बन जाता है। तो हमने पहला फाइनाइट ग्रुप देखा, Zn कॉरेस्पॉन्डिंग टू एडिशन मॉड्यूलो n हमारा अबेलियन ग्रुप बन रहा है। अब ये फाइनाइट ग्रुप है तो इसमें फाइनाइट ही एलिमेंट होंगे, तो इसके लिए हम टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन फाइनाइट एलिमेंट्स के बीच में ही लगेगा तो हम छोटे मोटे ऑपरेशन तो कर ही सकते हैं। और उस टेबल से हम ऑब्जर्व करते हैं चीजें, ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो यहाँ पर हम Z6 के लिए कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं टेबल, कॉम्पोजिशन टेबल अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6। ठीक है, सबसे पहले तो Z6 बताओ क्या बनेगा। Z6 आपका बन जाएगा 0 की कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस क्लास, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, यही बनेगा 6 एलिमेंट। तो टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑपरेशन है वो किसके बीच में लगता है, Z6 क्रॉस Z6 से डिफाइंड होता है Z6 पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर भी Z6 के एलिमेंट लिख लेंगे और यहां पर भी हम Z6 के एलिमेंट लिख लेंगे। ठीक है, अब हम ऑपरेशन लगाएंगे इनके बीच में एक एक करके। तो जब 0 की इक्विवेलेंस क्लास में 0 की इक्विवेलेंस क्लास ऐड करोगे तो क्या होगा, 0 प्लस 0 की इक्विवेलेंस क्लास यानी 0 ही आ जाएगा। फिर 0 में 1 ऐड किया तो 1 आ जाएगा, 0 में 2 ऐड किया तो 2 आ जाएगा, 0 में 3 ऐड किया तो 3 आ जाएगा, 0 में 4 ऐड किया तो 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब 1 में 0 ऐड किया तो ये 1 ही आ जाएगा, 1 में 1 ऐड किया तो 2 की इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगी, 1 में 2 ऐड किया तो 3 की इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगी। सिंपल वही कर रहे हैं, a प्लस बी की इक्विवेलेंस क्लास क्या बनेगी, यही बनेगी। सही है, तो 1 प्लस 3 किया तो 4 की बन जाएगी, 1 प्लस 4 किया तो 5 की बन जाएगी। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस 5 किया तो किसकी बनेगी, 6 की इक्विवेलेंस क्लास बनेगी। लेकिन 6 हमारा इस सेट में तो है नहीं, तो मुझे मॉड्यूलो n लगाना पड़ेगा। 6 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, 6 0 मॉड्यूलो 6 के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये जो 6 की इक्विवेलेंस क्लास है किसके बराबर हो गई, 0 की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट, 2 को जब आप 0 के साथ ऐड करना है तो 2 आ जाएगा, 2 को 1 के साथ 3 आ जाएगा, 2 को 2 के साथ 4 आ जाएगा, 2 को 3 के साथ 5 आ जाएगा। अब देखो 2 को 4 के साथ करेंगे तो 2 प्लस 4 इज 6, अगेन 6 डज नॉट बिलोंग्स टू Z6, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूलो n करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट 2 प्लस 5 इज 7, 7 ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, तो हमें सेट से ही एलिमेंट लाना है क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी देखनी है अंडर दिस ऑपरेशन। तो ये जो मॉड्यूलो n है ये अपना काम करेगा, क्या करेगा, 7 मॉड्यूलो n क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। अब बताओ 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 6, तो ये 0 आ जाएगा। 3 प्लस 4 7 दैट इज 2, 3 प्लस 5 इज 8, 8 मॉड्यूलो 6 इज, एक मिनट रुको यहाँ पर 1 आएगा ना, सॉरी 3
2 + 5 इज 7, 7 मॉड्यूलो 6 इज 1, एक ही रिमाइंडर आएगा। 3 + 4 इज 7, 7 मॉड्यूलो 6 इज 1। 3 + 5 इज 8, 8 मॉड्यूलो 6 इज 2। ओके, नेक्स्ट 4 के साथ कीजिए तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पर। 4 + 1 इज 5, 4 + 2 इज 6 तो 0 आ गया। 4 + 3 इज 7 तो 1 आ गया। 4 + 4 इज 8, 8 मॉड्यूलो 6 इज 2। 4 + 5 इज 9, 9 मॉड्यूलो 6 इज 3। नेक्स्ट 5 के साथ देखिए तो 5 + 0 इज 5 तो 5 की आ गई। 5 + 1 इज 6 तो 0 आ गया। 5 + 2 इज 7 मॉड्यूलो 6 इज 1। नेक्स्ट 5 + 3 इज 8, 8 मॉड्यूलो 6 इज 2। 5 + 4 इज 9, 9 मॉड्यूलो 6 इज 3। 5 + 5 इज 10, 10 मॉड्यूलो 6 इज 4। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि जब आप एक रो देखेंगे, एक रो देखिए तो सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। और सारे एलिमेंट्स जो आपके आ रहे हैं अंडर दिस ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो एन, एडिशन करने के बाद मॉड्यूलो भी लगाना है, वो क्या आ रहे हैं, सारे Z6 के ही एलिमेंट आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या चेक करना है कि जो आपने ये टेबल बनाई है इसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं वो आपके सेट से ही आने चाहिए अंडर दिस ऑपरेशन। जैसे आपने ये वेरीफाई किया तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी A, B में उठाऊं सेट से तो A*B जो है वो मेरा सेट में ही जाना चाहिए। तो ये क्या है, ये 0*0 ही तो है, ये 0*1 है, ये 0*2 है, ये 0*3 है। सारे एलिमेंट्स के साथ जब हमने ऑपरेट किया इस ऑपरेशन को तो यही तो एलिमेंट आने, बाकी इमेजेस यही आनी है। और ये हमने देखा कि सारी Zn में आ रही है वापस से, तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ से हो जाएगी। एसोसिएटिविटी हमें चेक करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिटी की। तो आइडेंटिटी कैसे निकालेंगे इस कॉम्पोजिशन टेबल से, आइडेंटिटी ऐसे निकालोगे। आइडेंटिटी क्या कहती है कि कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसमें मैं कोई भी एलिमेंट ऐड करूँ तो वापस से मुझे वही मिल जाना चाहिए। ठीक है, और ये सभी के लिए काम करना चाहिए। तो ये मैंने सारे एलिमेंट लिखे हैं। अब ऐसे ही सेम कॉलम मुझे और कहाँ दिख रहा है, इन सेम ऑर्डर, तो मुझे यहां दिख रहा है सेम ऑर्डर में हमारी चीजें रिपीट हुई। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये चीजें जब मैं इसके साथ ऑपरेट कर रही हूं तो एज इट इज रह रही है, ये इसके साथ ऑपरेट करने पर एज इट इज रह रहा है, ये इसके साथ ऑपरेट करने पर एज इट इज रह रहा है। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मैं किसी के साथ भी ऑपरेट करूं वापस से हमें वही एलिमेंट मिल रहा है। तो ये जो एलिमेंट है वो आपका क्या करेगा, आइडेंटिटी की तरह काम करेगा। तो कॉलम कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो आइडेंटिकल दिखता है टू द ऑर्डर यू हैव मेंशन्ड एट द स्टार्टिंग एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर टेबल। ठीक है, आप ये कॉलम से भी देख सकते हो, रो से भी देख सकते हो कि आपकी कौन सी रो है जो इस सेम पैटर्न पर दिखाई दे रही है, सेम पैटर्न में सेम ऑर्डर में आपकी जो एलिमेंट्स हैं वो अक्कर कर रहे हैं। तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रो है आपकी वो आइडेंटिकल है ऊपर वाले ऑर्डर से। ठीक है, बाकी सारी रोज आप देखोगे तो उनमें ऑर्डर चेंज हुआ है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है, सेम रो आनी चाहिए, सेम ऑर्डर में आपके एलिमेंट्स आने चाहिए जैसे आपने पहले लिखा है। नेक्स्ट अगर आपको इनवर्स देखना है तो इनवर्स क्या होता है, ए का इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिशन मॉड्यूलो एन के कॉरेस्पॉन्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा था, क्या होता है, माइनस ए हो जाता है, माइनस ए के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारी इक्विवेलेंस क्लास बनेगी वो आ जाएगी। या फिर हम क्या बोलते हैं कि ए का इनवर्स कौन सा होगा, सच दैट ए एडिशन मॉड्यूलो एन बी क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी यहाँ पर क्या आया, 0 आ जाए। तो अब हमें क्या देखना है, अगर मुझे 1 का इनवर्स निकालना है तो मुझे देखना है कि 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो हमने ये इमेजेस निकाली हैं कहाँ पर आइडेंटिटी आ रही है, ये यहाँ पर आइडेंटिटी आ रही है। तो 1 का इनवर्स क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। 1 का इनवर्स क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। देखो n -1 क्या आएगा, 5 ही आएगा, 6 - 1 5। ठीक है, 2 का अगर इनवर्स पूछे तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो आइडेंटिटी कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। तो 2 का इनवर्स 4 आ जाएगा, 2 का इनवर्स 4 आ जाएगा। 3 का इनवर्स 3 इटसेल्फ आ जाएगा, 3 खुद का ही इनवर्स है। 3 इक्विवेलेंस क्लास में अगर मैं 3 ऐड करूं एडिशन मॉड्यूलो n में तो हमारे पास 0 आ जाएगी। ठीक है, 3 का इनवर्स वो खुद ही है। 4 का इनवर्स 0 आ जाए, मतलब 0 कहाँ है, 2 वाले में, तो 4 का इनवर्स 2 आ जाएगा। 5 का इनवर्स 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा, एक कॉम्पोजिशन टेबल से आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हमें क्या देखना है कि सारी जो इमेजेस हैं आपकी वो आपके सेट से ही आनी चाहिए। दूसरा आप क्या देख सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, कैसे देखेंगे कि उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपकी कॉलम है या जो रो है वो आइडेंटिकल ऑर्डर फॉलो करेगी जो आपने स्टार्टिंग में लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में या बिल्कुल अबव द टेबल आपने लिखा है। ठीक है,
नेक्स्ट अगर आपको इनवर्स आइडेंटिफाई करने हैं तो इनवर्स हर एलिमेंट वाइज होगा, ठीक है। एलिमेंट वाइज आपको इनवर्स अगर आइडेंटिफाई करनी है तो आपको क्या देखना है कि उस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है, या कॉलम वाइज भी आप देख सकते हो, एक आप अपनी तरफ से अपनी सहूलियत से डिसाइड कर लो कि आप कॉलम वाइज देखना चाहते हो कि रो वाइज देखना चाहते हो। तो क्या देखोगे कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जिस एलिमेंट का इनवर्स चाहिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ आ रहा है। जैसे ही आइडेंटिटी एलिमेंट को लोकेट करोगे तो वो देखो कि वो कौन से दूसरा एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग वो आइडेंटिटी आया, तो वही एलिमेंट आपस में क्या हो जाएंगे, इनवर्स हो जाएंगे। 1 का इनवर्स 5 हो जाएगा और 5 का इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये क्लियर है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, क्योंकि हमने क्लासेस पर जो ऑपरेशन डिफाइन किया था तो एक तो एडिशन किया था, एक मल्टीप्लीकेशन भी किया था, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्या जेड एन मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बना देगा या नहीं बना पाएगा, हमें कुछ ऑल्टरेशन करनी पड़ेंगी, कौन सी प्रॉपर्टी ग्रुप की फेल हो जाएगी, तो ये सब अब हमें देखना पड़ेगा। और यहाँ पर भी क्योंकि हम जो लेकर चल रहे हैं 0 अप टू n-1 तक ही लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी मॉड्यूलो n हमारा काम देगा ताकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड रहे, जो रिजल्टिंग हमारी इमेज आए वो हमारी इन्हीं में से कोई एलिमेंट आए। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर जब Zn लिख रहे हैं तो हम 0 इक्विवेलेंस क्लास 1 इक्विवेलेंस क्लास ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि 0 एक इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आप साइन जो है ये ड्रॉप कर देते हैं। सिंपली Zn अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, 0 से लेकर n-1 तक के एलिमेंट का सेट हमारा Zn होता है, ठीक है। ये Zn बनाया कैसे है तो वो हमें पता है कि भाई हमने रिलेशन डिफाइन किया, Z को पार्टीशन किया n डिफरेंट n डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में, और वहां से हमारे पास ये इक्विवेलेंस क्लासेस आई है, ठीक है। और ये 0 एक पूरे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये लिखना बहुत मुश्किल है, बार बार 0 बार लिखना या फिर बार बार 0 के ब्रैकेट बनाना, ऐसे इक्विवेलेंस क्लास लिखना डिफिकल्ट है, तो हम Zn को 0 1 2 3 अप टू n-1 एलिमेंट का सेट भी बोल देते हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो कल हम डिस्कस करेंगे कि क्या Zn हमारा मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n पर, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n इज आपको मल्टीप्लाई करना है एंड देन मॉड्यूलो n लगाना है, मॉड्यूलो n के रिस्पेक्ट में क्या हमारा ग्रुप बन जाता है, कौन सी प्रॉपर्टी फेल हो जाती है, और फिर हमें क्या ऑल्टरेशन करनी पड़ती है, और फिर हमारे पास कौन सा नया फाइनाइट ग्रुप बन जाएगा। तो हम यहाँ पर जो एग्जिस्टेंस ग्रुप्स हैं उनसे ही नए ग्रुप्स बना रहे हैं। Z से हमने Zn बनाया, अब Zn से हम एक नया ग्रुप बनाएंगे UN, जिसको हम डिनोट करते हैं, जो मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n के रिस्पेक्ट में हमारा क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।